Fine. My name is Nakul, and welcome at the rate, Target for IQ. Right. I am here to discuss about PCS mains examination, PCS mains examination of Uttarakhand, PCS mains examination of Uttar Pradesh. Both these exams contain 3 stages. You all know, like the main PCS exam, है ना, which contains 3 stages, and like pre, mains, and interview. Right. So most of the people who prepare seriously for these exams used to get ready with मेंस. वो अपने मेंस की तैयारी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से पहले या फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की स्टेज में या फिर प्रीलिम्स के बाद करते हैं, है ना. डिपेंड करता है उनको कब टाइम मिलता है, कब उनका टाइम स्लॉट होता है, कब उन्हें सुटेबल लगता है कि दे आर ओके विद द जीएस पेपर्स, दे आर ओके विद द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस एंड ऑल अदर थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन, है ना. समय समय पे सबका अपना तैयारी करने का पैटर्न होता है, सब अपने अकॉर्डिंगली तैयारी करते हैं, राइट. और द इम्पोर्टेंस, द मेन बैटल ऑफ दिस एग्जाम, पीसीएस एग्जामिनेशन, शुरू होती है प्रीलिम्स एग्जाम के बाद, जब सभी लोग मेंस में अपियर होते हैं. और मेंस में जब आपको एस्पिरेंट मिलते हैं तो दे आर समवट कॉम्पिटेंट, दे आर मोर कॉम्पिटेंट, दे आर एबल, दे आर लर्निंग. और मोस्टली पीपल जो लोग अपियर हो रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस में या फिर यूके पीसीएस मेंस में, वो वेल अवेयर होते हैं, उनको पता होता है, आइडिया होता है कि क्या करना है मेंस में, कैसे ज़्यादा मार्क्स ग्रैब करने हैं. और बहुत सारे इन्हीं लोगों में से ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिवली और लगातार कई सालों से यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं, है ना, सेंट्रल सिविल सर्विसेज का, और लगातार पीसीएस मेंस लिख रहे हैं. तो दे हैव सम आइडिया ऑफ राइटिंग द मेंस. सो मेंस इज द मेन बैटल. Basically, what I want to say, mains is the main battle where even for one marks, एक मार्क्स के लिए नेक टू नेक फाइट है, नेक टू नेक फाइट. लोग मतलब एक मार्क्स के लिए इतना संघर्ष करते हैं. दे ऐड वैल्यूज, दे ऐड डायमेंशंस, दे ऐड मैनी अदर थिंग्स, दे रिच देयर स्किल सेट. वो अपने स्किल सेट को इतना एनरिच करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वो ग्रैब कर पाएँ एग्जाम में, राइट. सो व्हाट, there are many papers in mains examination. Firstly, let me briefly tell you how mains exam is being conducted, right. So they generally conduct first like essay paper, then they conduct language paper either Hindi or English. यूपी और उत्तराखंड में दे यूज टू आस्क जनरल हिंदी पेपर, राइट. एंड देन कम्स द 4 जीएस पेपर वेयर द बैटल इज वेरी जेनरिक, जहाँ बहुत सामान्य रूप में जो लड़ाई है सबकी वो एक समान है, जहाँ मतलब इक्वल ग्राउंड्स आर देयर, लाइक सबके लिए एक सेम बैटल फील्ड है जिसमें उनको फाइट करना है. और उसी सिलेबस के अराउंड जो जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस है ना, उसमें उनको वैल्यू एनरिचमेंट और उसके ही उनको आंसर्स को एनरिच करने के लिए, अपने आंसर्स में मार्क्स ग्रैब करने के लिए एफर्ट करने हैं, लाइक GS1, GS2, GS3, GS4, राइट. You all know, like GS1, the commissions mostly focus on the history, geography, society, and the culture part, right. In GS2, they used to focus on polity, constitution, governance, international relations, and social justice part. In GS3, they used to focus on security, internal security, आंतरिक सुरक्षा, और environment, पर्यावरण वाला हिस्सा है, और आपका साइंस एंड टेक, एंड अर्थव्यवस्था, बेसिकली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट, इनमें जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारे टॉपिक्स को वो टच करते हैं और क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, राइट. So the main thing we are going to learn is, like for essay we have the independent discussion in another lecture, and for the GS4 also the ethics section, which demands more subjectivity and analytical skills in comparison to GS1 2 3. तो उसके लिए भी अलग से डिस्कशन है. एंड द मेन थीम ऑफ दिस लेक्चर इज टू डिस्कस अबाउट GS1 2 3, हाउ टू फ्रेम द GS आंसर्स, राइट.
जीएस आंसर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जीएस आंसर्स कैसे फ्रेम होते हैं, जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके उनको उनको समझा कैसे जाता है, उनमें डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, उनमें हमें कितना मैक्सिमम मार्क्स मिल जाता है, उनमें मार्क्स ज़्यादा ग्रैब करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। दिस इज द मेन आइडिया अबाउट माई लेक्चर, राइट। जो जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे जो हमें एक्चुअली लर्न करना चाहते हैं बेसिकली, बिकॉज बिकॉज ओनली लर्निंग कैन रिमूव योर फॉल्ट्स, रिमूव योर ड्रॉबैक्स, एंड देन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म विल स्टार्ट। और फिर वहाँ से आप फिर लर्न करना शुरू करोगे तो आपके आंसर्स में चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। लाइक द पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज विल नॉट बी लाइक कि गधे की तरह बस लगे रहो, बहुत लंबा सेशन, कई सालों तक आंसर राइटिंग करते रहो और फिर ऑब्जेक्टिविटी के नाम पे बस वही पुराने पैटर्न्स चलते रहें और वही लेमन मार्किंग होती रहे और एवरेजिंग हो जाए आपके साथ। एवरेजिंग इज नॉट द पर्पज। टू मेक यू डिफरेंट, to make you standing in the different queue, to score good, like more than average. If you are more than average, then you will do better in the exam, right? So neck to neck fight, हर पोस्ट के लिए फाइट है, हर व्यवस्था के लिए लड़ाई है, हर क्वेश्चन के लिए लड़ाई है। तो उस लड़ाई को जीतने के लिए यू हैव टू लर्न द आर्ट, you have to learn the things, you have to analyze the things. Like when the time is all about GPTs and AIs and what not, search engines are already there in the market and there are too much ready to cook material. But today I am going to tell you very different thing, very different philosophy to understand mains, कि मेंस को समझना कैसे है। मेंस को फिलोसॉफिकल स्तर पर समझना है आपको, पहले उसे विचारात्मक शक्ति में उतारो। लेट मी टेल यू वन थिंग, there is a setup in civil services examination. That setup is for UP, for Uttar Pradesh. In GS papers they ask 20 questions, right? Time is 3 hours. In Uttarakhand they ask 25 questions and time is 3 hours, right? In Uttarakhand the word limit is somewhat less. In UP the word limit is more. In UP you have to write almost 3300 words for 20 questions. Like some question like 8 marker are of 125 words and 10 marker are of 200 words, right? So in that way you have to write almost 3300 words or 3250 words, right? In UK you have to write almost 3000 word or somewhat less, like 2750, like that word, right? So, and the setup is for 3 hours. So one thing is very clear, many of you who are reading for different exams, you are not used to in practice with writing. आप सभी लोग जनरली क्या करते हैं कि पेपर आता है, पेपर आने के बाद आप शुरू करते हो अपना काम, अपने सिलेबस उठाओगे, अपनी किताबें उठाओगे, अपनी नोटबुक्स उठाओगे, जो यूपीएससी और पीएससी स्टाइल की कॉपीज़ होती हैं मार्जिन वाली, उनको ऑर्डर करोगे और लिखना शुरू कर दोगे, है ना। उस लिखने की प्रक्रिया में आप किसी एक दिन अपनी क्वालिटी का विश्लेषण करोगे और बाकी दिन आप स्पीड टेस्ट करोगे, बाकी दिन आप बस नंबर के क्वेश्चंस के नंबर कैसे बढ़ाएं और XYZ PQR जाने कितनी मार्केट में टेस्ट सीरीज चलती हैं, उन सब टेस्ट सीरीज को खंगालोगे। उन टेस्ट सीरीज को खंगालने के बाद आप पाओगे कि एट लास्ट जो एग्ज़ाम में आप जा रहे हो वहाँ पे वही नॉलेज निकल के आ रही है, वही चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आपने बहुत पहले लर्न करी थी। लाइक देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी लर्निंग। जो आप 1-2 महीने में लर्न करते हो एग्ज़ाम से जस्ट पहले, उस लर्निंग का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ आपको नहीं दिखाई देता। इसका एक रीज़न है, बिकॉज दिस इज अ साइकोलॉजिकल सेटअप। 20 क्वेश्चन क्रॉस 3 आवर, 25 क्वेश्चन क्रॉस 3 आवर, दिस रिक्वायर्स इमेंस परसीवरेंस, धैर्य, शक्ति, मनोबल। उस मनोबल को अचीव करने के लिए आपका जो बौद्धिक चेतना है, इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस है, दैट शुड बी लर्नड। आपको उसकी लर्निंग करनी है। जब तक आप उस लेवल पर लर्निंग नहीं करोगे तो आप जाओगे पेपर में और वही लिखना शुरू करोगे जो आपकी मसल मेमोरी में टूटा फूटा पड़ा है, जो आपके मस्तिष्क में इधर उधर लेयर्स में पड़ा है। लाइक सेम एग्जाम्पल, सेम आर्ग्यूमेंट, गए और बस फटाफट लिखना शुरू कर दिया, एंड क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। एंड क्वालिटी कंप्रोमाइज करना इज नॉट द गोल ऑफ आवर क्लास। हमारे डिस्कशन का पार्ट क्वालिटी को कंप्रोमाइज करना नहीं है।
क्वालिटी को एनरिच करना और उसको स्पीड के साथ निकालना. फॉर दैट यू नीड अ मेंटल ट्रेनिंग. Like only the mind, your hand is just a set of muscles and bones, right? Nothing else. Everything, the data is coming from your brain, right? And brain should be trained to vomit the data in speed and manner and classes and whatnot, the orderly fashion, right? Like in the last ऐसे class I was telling you, like subjectivity होनी चाहिए, objectivity होनी चाहिए, subject से diversion नहीं होना चाहिए, है ना? उन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहिए जो जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. लाइक आपको एग्जांपल्स एकदम एप्ट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि लाइक द क्वेश्चन इज अबाउट द वैदिक लिटरेचर एंड यू आर गिविंग एग्जांपल ऑफ द मुगल लिटरेचर. नो, the question is oriented to the bhakti kavya and you are telling about the Sufi poets. This will not work. Your examples, your data, your quotes, like कि कोई report quote करनी है, like poverty का question है, you are quoting the World Bank report, you are quoting the Niti Aayog report, you are quoting many other organization, UNESCAP report, what not. When you quote some data and example, that should be very objective, very apt, right? And for that the brain should be learned, brain should be trained. Once the knowledge properly set into the genetics, properly set into the neural nervous system, then only that knowledge can be reflected in the paper. तभी आप एक व्यवस्थित व्यवस्था जब आपके मस्तिष्क में होगी, जब आपके ब्रेन में होगी, वही व्यवस्था आप अपनी कॉपी में लिखोगे. इस व्यवस्था को सीखने में, इस व्यवस्था को लर्न करने में एक प्रक्रिया है. अगर आप सही पथ का अनुगमन करोगे, सही पथ का अनुसरण करोगे, तो आप उस प्रक्रिया तक पहुंचोगे, राइट? So the discussion, I will take many examples from the GS papers, and I will tell you how to frame the answers, how to structure the answer, right? So structuring matters a lot. Like once you have a lot of knowledge, आपको पता है कि चीज़ें कैसे कैसे करनी हैं, कहाँ कहाँ करनी हैं, तो आप जानते हो कि ये डेटा है, आपको ये लिखना है, ये एग्जाम्पल है, ये थ्योरीज हैं, ये डायमेंशंस है. तो जब एक बार आप उन्हें लर्न कर लेते हो तो उनको एक व्यवस्थित व्यवस्था में, लाइक द फेमस पैटर्न, इंट्रो पार्ट, देन बॉडी पार्ट, देन द कंक्लूजन पार्ट, राइट? Examiner want all three parts in any GS answer for GS 1, 2, 3 especially, right? In GS 4 things are a bit different. When जब वो केस स्टडीज पूछते हैं, जब वो कुछ एनालिटिकल कोट पूछते हैं जिसमें किसी एथिकल फिलोसफर लाइक गांधी हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, विवेकानंद हो गए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए, बहुत सारे जो कंटेम्प्रेरी जो एथिकल लीडर्स हैं, लाइक सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, है ना, इधर मार्क्स हो गए और तुम्हारे हीगल हो गए, वो किसी के भी कोट को कोट कर देंगे एंड आपको फिर वहाँ पे अपनी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दिखानी है और डायमेंशंस दिखाने हैं कि एथिक्स के क्या डायमेंशन हो सकते हैं, एथिक्स की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ हो सकती है. तो दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, राइट? सो व्हाट the next part is the IBC theory. I will explain every part of this theory, like introduction, body and conclusion. इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्वेश्चंस के लिए हम इनको कैसे लिखते हैं, ये एक डिफरेंट पार्ट है डिस्कशन का, वो हम डिस्कशन करेंगे इसको लेके. नाउ द मेंस इज I told you the what part, I told you the how part, how to write. Like you have to train, you have to learn the art of answer writing, you have to practice for your speed, right? But that is not a blind exercise. आपको अपने ज्ञान चक्षु एकदम खोल के रखने हैं, आपको अपनी बौद्धिक चेतना के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है जब आप मेंस को लो. बहुत सारे मतलब जनरली बच्चे क्या होते हैं, जब मेंस में उतरते हैं तो उनको लगता है कि बड़ी बल्कि किताबें पढ़ो, बल्कि मटेरियल पढ़ो एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड. नो, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है. उसको रिफ्लेक्ट करना इतना आसान नहीं है. बल्कि चीज़ों को आपको व्यवस्थित तरीके से अपने मस्तिष्क में बिठाने में बहुत समय लगता है. और मस्तिष्क में बिठाना बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बहुत कुछ जानोगे तो फिर रास्ते से भटक जाओगे, क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और चारों तरफ हर दिशा में ज्ञान फैला हुआ है. तो आपको उस दिशा में चलना है जहाँ से चीज़ें सही एनालाइज हो. हमारा क्या है कि मतलब आई फोकस ऑन एनालिसिस पार्ट, लाइक द रिसर्च, व्हाट द कमीशंस आर गोइंग टू आस्क, वो क्या पूछते हैं जनरली, लाइक इसकी एनालिसिस की जाए कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर बेस्ड होता है सब कुछ, जिनके बारे में वो लगातार क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, है ना, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बेसिस पे
डिस्कशन को आगे बढ़ाया जाए। उसी के बेसिस पे हमको आंसर की जो लर्निंग है वो हमको करनी चाहिए कि आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, कैसे सीखना है, हमको कैसे किस दिशा में भागना है, किस दिशा में सोचना है। तो उसको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बल की चीज़ें नहीं करनी है, एक व्यवस्थित व्यवस्था में पढ़ना है। उसके लिए आपको एनालिसिस बहुत जरूरी है। द फर्स्ट एनालिसिस ऑफ सिलेबस, first analysis comes in syllabus is very crucial. When you will look at the paper of UPPCS, like you will look at the paper of UKPCS, जब आप इनके पेपरों को उठा के देखोगे previous year, तो you will find the trends. Like this is one assignment for you. Just go at your home, just after finishing this lecture, you can just go to the websites freely. Previous year papers are available, anyone can just download and analyze. So जब आप उन पेपर्स को एनालाइज करो तो आप देखोगे, आप सिलेबस साथ में लेके बैठना और फिर देखना कि मैपिंग कहाँ हो रही है। You will find constant paper, like for example my analysis, like there is every year UPPCS ask about the literature of ancient times, about the literature of Vedic times, about the literature of Mughal or Persian age. So they are covering the literature in history, literature it's part of culture itself. और वो हर बार साहित्य के बारे में पूछ रहे हैं, कभी वैदिक साहित्य, कभी पाश्चात्य साहित्य, कभी मुगल काल में जो साहित्य डेवलप किया गया उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन लगातार फ्रेम होना है। आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन आर्किटेक्चर, या फिर नागर आर्किटेक्चर, या फिर तुम्हारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट श्राइन्स जहाँ जहाँ मिलते हैं, बिहार और धम्म जहाँ बने हुए हैं, उनके क्वेश्चन लगातार फ्रेम हो रहे हैं, लगातार पूछा जा रहा है। ऐसा कोई ईयर नहीं जाता जब उनके क्वेश्चन फ्रेम ना होते हो। लाइक फ्रीडम स्ट्रगल पे कोई एक मूवमेंट हमेशा उठा लिया जाएगा, या तो क्विट इंडिया मूवमेंट उठा लिया जाएगा, या एनसीएम उठा लिया जाएगा, या फिर कोई और मूवमेंट उठा लिए जाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन, कोई सा भी आंदोलन एक उठाया जाएगा और पूछना शुरू कर देंगे। कोई एक विजनरी, कोई एक जो आइकन है जो हमारे फ्रीडम फाइटर के, लाइक कभी पटेल को ले लेंगे, कभी गांधी को ले लेंगे, कभी नेहरू को ले लेंगे, कभी बोस को ले लेंगे, उन पे लेके एक क्वेश्चन लगातार फ्रेम कर देंगे। तो दिस इज द पैटर्न एनालिसिस। जब आप एनालिसिस करने बैठोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो तुम्हें मिलेगा कि सिलेबस मैप हो रहा है, उसमें लगातार सिलेबस में पेपर है। जब आप GS2 में जाओगे तो सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन फ्रेम मिलेगा। कभी आपको मिलेगा कि SHGs का समाज में विकास पर क्या योगदान है, लगातार मिलेगा आपको क्वेश्चन। लगातार आपको NGOs, प्रेशर ग्रुप्स, जुडिशियल रिव्यूज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, प्रीएम्बल के फीचर्स लाइक सेकुलरिज्म, इन पे क्वेश्चन आपको लगातार फ्रेम मिलेंगे। कुछ स्कीम्स होती हैं, लाइक हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, ट्राइब से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, इन स्कीम्स पे आपको लगातार क्वेश्चन फ्रेम मिलेंगे। व्हेन यू विल गो इनटू द GS3, When you will मैप, जब आप मैप करोगे तो आपको नक्सलिज्म का क्वेश्चन हर बार मिलेगा, मराइन सिक्योरिटी का क्वेश्चन हर बार मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसका क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको। तो आप जब देखोगे, एनालिसिस करने बैठोगे, तो आपको सिलेबस से मैपिंग मिलती ही रहेगी। सिलेबस में आपको मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको सिलेबस में कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ वाकई पेपर जो आ रहा है वो सिलेबस से आ रहा है। तो आप जब पढ़ने बैठो ना, जब मेंस के लिए, जैसे अभी उत्तराखंड के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे बच्चे एकदम से रस करने लगेंगे मेंस के लिए तैयारी के लिए। भाई नेक टू नेक कंपटीशन है और लाइक बहुत सारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो भाई ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, इतना टाइम मतलब नहीं है कि बैठ के बहुत सोचा जाए, तो बच्चे रस करने के लिए उतरेंगे। बट उस रस करते टाइम ये बहुत आवश्यक है कि हम जान लें कि हमें कहाँ भागना है। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हें ट्रैक A पे भागना है और तुम ट्रैक B पे, लाइक 100 मीटर का ट्रैक ही भागना है, तुम 400 मीटर 500 मीटर का लैप करने के लिए चले जाओगे, तो वहाँ पे आपका टाइम एंड एफर्ट में वेस्ट। तो यू हैव टू थिंक बिफोर रन, राइट। वो कहावत है ना, लाइक बहुत पुरानी यूरोप की कहावत है कि मतलब एक लकड़हारे को एक बड़ा पेड़ काटना था, तो उसने कई दिनों तक सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करी। तो बी द विजनरी स्टूडेंट, बी द वाइज स्टूडेंट, बी वाइज, बी पेशेंट। तो जब आप उतरोगे अपने मेंस की तैयारी करने के लिए, तो जो एनालिसिस वाली चीजें हैं कि हमको क्या करना है, द प्लानिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन इट कम्स टू GS पेपर, द प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज here people are so learned, like those people who are writing UPSC exam, those people writing constantly मेंस, कई सालों से जो लोग मेंस लिख रहे हैं, उनके लिए ये चीजें बड़ी सेट हैं। और इफ यू आर अ बिगिनर एंड इवन इफ यू आर लर्नड एंड योर एवरेज इज कॉन्स्टेंटली कमिंग लो इन द प्रीवियस मेंस, तो आपको एक जरूरत है एक विजन की। आपको ये देखना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि किस दिशा में हमारी तैयारी जानी चाहिए, राइट।
सो राइट, एंड वाई, द वाई पार्ट इज कि आपको समझना है कि क्यों मेंस जरूरी है। मेंस जरूरी इसलिए है कि एक बार प्रीलिम्स हो गया, यू क्रॉस द लाइन। जब आप लाइन क्रॉस करके जाओगे तो नेक्स्ट स्टेज मेंस की आएगी। मेंस में आपको सारे प्रो लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत पहले से भी तैयारी करी है, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ यंग ब्लड होगा, और वो यंग ब्लड भाई ऐसा होगा कि जो बहुत जल्दी लर्न करता है, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है ना। आप अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहे हो, वो दूसरों की गलतियों से ऐसा सीखता है कि फटाक से वो तुम्हारी ही गलतियों से सीखेगा कि भाई उन्होंने क्या गलती करी थी जो मुझे नहीं करनी है। तो वो यंग ब्लड भी परफॉर्म करने के लिए रेडी रहता है, राइट। सो हियर द बैटल फॉर 1 मार्क्स स्टार्टेड। और आपको मतलब पोस्ट बहुत थोड़ी सी आती हैं, मतलब ज्यादा नहीं आती, 1000 से ज्यादा कभी क्रॉस नहीं किया। लाइक यूपी और उत्तराखंड में तो लाइक जिस लेवल पे चल रहा है कि लाइक इन पास्ट 4 5 6 ईयर्स, लाइक कभी भी भर्ती जो है वो 1000 से ज्यादा क्रॉस नहीं करी है। उसमें भी कई सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लाइक सोशल वर्क वाली होती है या सब रजिस्ट्रार होती है। बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वहाँ मतलब जेनरिक जो स्टूडेंट होते हैं, जनरल स्टूडेंट होते हैं, जो हर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए मार्क बाधित हो जाता है। उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, वो कम हो जाते हैं अपने आप ही, राइट। सो here comes why we should score much in means। अब सोच के देखो कि 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाए, या 2 मार्क्स से, या 5 मार्क्स से, या 10 मार्क्स से, तो यू विल रिग्रेट। यू हैव टू रिपीट द एंटायर साइकिल, यू हैव टू गो इन द नेक्स्ट ईयर, है ना। नेक्स्ट ईयर जाओगे आप, फिर बैटल्स बहुत सारी हैं, लाइक कब आएगी डेट, है ना, कब होगा एग्जाम, कितनी सीटों के लिए होगा एग्जाम, तुम्हारी फेवरेट सीट आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर तुम अगली बार कर पाओगे नहीं कर पाओगे। देर आर फैमिलीज जिनमें सोशल कंडीशंस रहती हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनके लिए नहीं होता है कि वो लगातार अपना संघर्ष कंटिन्यू रख पाएँ। सोशल चीज़ें बहुत सारी हैं जिनमें आप अपनी बैटल को बहुत लंबा कैरी ऑन नहीं कर पाते हो, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, लाइक द बर्डन बेरोजगारी का बढ़ता चला जाता है, मेंटल क्राइसिस बढ़ती चली जाती है, परेशान होना लोग शुरू हो जाते हैं, है ना। लाजिमी भी है वो, क्योंकि आज का जो व्यवस्था है, एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है कि समय रहते अच्छा एम्प्लॉयमेंट सबको मिले, है ना। सो हेयर कम्स द बैटल, यू हैव टू कम इन बैटल। आपको एक एक मार्क्स के लिए फाइट करना है। आपको जानना है कि जो इंटरव्यू में थोड़ा सा जो स्कोप है कि आप अपना स्कोर बना सकते हो, या फिर आप कुछ कर सकते हो इंटरव्यू के बाद, या फिर आपको एक जॉब मिल जाएगी, उसके लिए ज़रूरी है कि मेंस का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो। लाइक मान के चलो कि किसी ने तुम्हें इंटरव्यू वाले दिन जज किया, और ऐसा जज किया कि तुम्हें मार्क्स कम मिले, या फिर मान के चलो तुम्हें मार्क्स ज़्यादा भी मिले, लेकिन ज़्यादा मिलते हुए भी मान के चलो 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स से अगर सिलेक्शन रुकता है, तो वो बड़ी रिग्रेटेबल स्थिति हो जाती है। एंड आई डोंट वांट यू टू गो इन दैट रिग्रेटेबल स्टेट, राइट। even though many of you will learn, many of you तुम लोग बहुत सारे लर्न करोगे, उसके बाद भी ये होगा कि कुछ ही फॉर्चुनेट लोग होंगे जो लास्ट माइल तक जाएंगे। बट स्टिल द एफर्ट इज इम्पोर्टेंट। लाइक कर्म करना तो बनता ही है, तो कर्म करने के लिए लर्न करना बहुत आवश्यक है, राइट। So before starting, to bring more interest in the class, I will just tell you, I will just let you know okay, what kind of questions are being asked, or like what kind of questions are being asked, and how they frame the questions. So this is a live paper. This paper is from the UPPCS mains. Like UPPCS mains 2024, PCS मेंस 2024 का पेपर है ये, है ना। तो अब देखना कि एक बार आपको किस प्रकार की चीज़ें समझ में आती हैं, राइट। आई विल गो इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग सम इंटरेस्ट फॉर यू, राइट। दीज आर द क्वेश्चंस। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। इन इंग्लिश, इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो बड़ा ही मतलब आसान क्वेश्चन है फ्रेम करने के लिए, और लाइक बहुत ही ज़्यादा उलझाया नहीं है। जैसे यूपीएससी अपने राउंडेड क्वेश्चंस में 2-3 पार्ट्स के क्वेश्चन में उलझाता है, ऐसे
पीसेस में कंपैरेटिवली थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं जिनको फ्रेम करना कंपैरेटिवली आसान रहता है, बट स्टिल जो बेसिक चीज आएगी आपके माइंड में इस क्वेश्चन को देखते ही कि साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास, है ना, आप इसको कवर करना शुरू करोगे, राइट। जब आप इसको कवर करना शुरू करोगे तो आप 1 बाई 1 किताबें लेके आओगे, है ना। तो जब 1 बाई 1 जब आप किताबें लेके आओगे तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी किताबें भी डिफरेंट डायमेंशन से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो किताबें हमारी क्या समाज का सही जो इतिहास का जो अध्ययन है उसको पूरा रख पा रही हैं या नहीं रख पा रही हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, राइट। तो लाइक प्राचीन भारतीय इतिहास से मतलब लाइक मध्यकाल से पहले का इतिहास, जिसमें एक बहुत बड़ा पीरियड आती है, लाइक द मौर्यन एज, राइट, है ना। आईवीसी का तो कोई लिटरेचर तो नहीं था, है ना। वैदिक एज आती है, ऑलराइट, वैदिक एज, मौर्यन एज, गुप्ता एज, ठीक है। देन द पीरियड ऑफ हर्षा, देन बिफोर गुप्ता एंड हर्षा सम कुषाण्स एंड शक, ऑल दीज पीपल केम, ठीक है, ऑलराइट। देन द सुंगास, है ना, और राजपूत, right, before the Muslim invasion everything comes under the ancient history, like अब ancient history का जब आप अध्ययन करोगे तो उसके अध्ययन के स्रोत के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, है ना। साहित्यिक स्रोत like literary sources, generally the written history, like maybe it the dramas, maybe it the poetics, maybe it the proper historical books, है ना। so अब आप देखोगे अध्ययन के स्रोत, तो यू विल स्टार्ट योर मेंशनिंग योर एनालिसिस फ्रॉम द वैदिक एज, राइट। वैदिक एज में हमको वेद मिलते हैं, ठीक है, उपवेद मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, राइट, आरण्यक मिलते हैं, राइट, है ना। और ये जो नॉलेज होता है इससे हमको वैदिक एज में क्या कल्चरल चेंजेस थे। जब आप इन एग्जांपल्स को मेंशन करो, जैसे ऋग्वेद को जब आप मेंशन करोगे लाइक एज अ वेदा, तो ऋग्वेद में यू कैन जस्ट हाईलाइट, जैसे ऋग्वेद लिखा आपने, तो ऋग्वेद से आप बता सकते हो कि इनका ऋग्वेद का स्पिरिचुअल क्या मैसेज था, लाइक जो इतिहास में उसका स्पिरिचुअलिटी का, लाइक बहुत सारे देवताओं की पूजा के बारे में बताते हैं वो लोग, है ना। ऐसे ही जब अथर्ववेद की बात करोगे तो उसमें जो उनके प्रक्रियाएं होती थी, जो तांत्रिक प्रक्रियाएं होती थी या यज्ञ करने की अदर प्रक्रियाएं होती थी, आप उनके बारे में एक छोटा सा डायमेंशन खोल सकते हो, छोटा सा मेंशन कर सकते हो, राइट। सो दिस वे यू हैव टू ओपन द आंसर्स, लाइक वंस यू कवर द वैदिक एज, लाइक गो इन द मौर्यन एज। मौर्यन एज में आप जाओगे तो बहुत सारा जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है तब तक आ चुका था, लेकिन व्हेन फर्स्टली वी कवर्ड द रिलीजियस लिटरेचर इन वेदास एंड उपनिषद, देन देयर इज नो नीड टू मेंशन a lot about the Buddhist literature. You can just talk about the Tripitak and all, and just you have to talk about the Kautilya's economics, Kautilya's Arthashastra, and that will open the economic nature of that society, right, है ना। और फिर जब आप जैसे किताब जैसे राजतरंगिणी वगैरह की बात करोगे जो बाद में मिडिवल एज में आई है, तो वो भी एक एंशिएंट हिस्ट्री का एक स्रोत हो सकता है, राइट। आपको ऐसे डायमेंशन खोलने कि वो हर प्रकार का डायमेंशन, जैसे विशाख दत्त के नाटक हैं या कालिदास के नाटक हैं, वो एक सोशल चेंजेस दिखाते हैं, लाइक जैसे उस टाइम पे कास्ट सिस्टम कैसे चल रहा था, जो श्रेणियां हुआ करती थी व्यापारियों की, वो कैसे चल रही थी, उनकी जो एक थीम है वो आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी। तो लाइक व्हाट आई वांट टू से कि जब आप ऐसे लाइक सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको लिख रहा है कि एब्सोल्युटली यही चीज पूछी गई है, वहां पे भी देयर इज अ स्कोप ऑफ बीइंग मल्टीफेरियस, there is a scope of telling the things in multi dimensions, like the not just economic or religious literature. You can talk about the जो आर्यभट्ट ने लिखा है, वराहमिहिर ने लिखा है विज्ञान के बारे में, लाइक चारक और सुश्रुत ने अपनी किताबें लिखी हैं चिकित्सा शास्त्र के बारे में। तो इससे देखो एक डायमेंशन मिल रहा है। इतिहास में तो सब कुछ आता है ना, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जब आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करो तो लाइक जो मृच्छकटिकम था, है ना, तो मृच्छकटिकम की बात कर सकते हो, है ना। और नॉट जस्ट एंशिएंट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द नॉर्दर्न इंडिया। सिर्फ हम नॉर्थ, लाइक वी पीपल आर मोस्टली नॉर्थ इंडियन, राइट, जो एनरोल कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं हमारी क्लासेस को या लेक्चर्स को, दे ऑल आर नॉर्थ इंडियंस, मोस्टली आर नॉर्थ इंडियंस, वेरी लेस, मतलब सम अगर कोई माइग्रेटेड हो कहीं से ईस्टर्न या वेस्टर्न इंडिया से या फिर साउथर्न इंडिया से, देन इट इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी, बट मोस्टली यू पीपल व्हेन जब आप आंसर लिखने जाते हो तो आपकी अप्रोच भी यही रहती है कि आपके एग्जाम्पल्स भी नॉर्थ से ही ड्रॉ हो के आते हैं, स्पेशली हिस्ट्री में। बट
हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी वो तो साउथ में भी पनप रही थी, तो यू कैन जस्ट ब्रिंग द, यू कैन टॉक अबाउट द संगम लिटरेचर ऑल्सो, जो थिरुवल्लुवर ने लिखा, या फिर कोरल लिखी गई, या फिर संगम में अगस्त अगस्त ने जो लिखा, या फिर नक्कीरर थे उन्होंने लिखा, जो भी संगम में भी जो लिटरेचर लिखा हुआ है वो भी तो वहाँ का सोशल चेंजेस, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। तो यू कैन जस्ट ओपन वन मोर डायमेंशन ऑफ द संगम लिटरेचर, राइट? Like you can just mention Sangam literature was rich, and government also organized the Kasi Tamil Sangamam, right, earlier 2 years back, right? So that way you have to explore the questions, you have to explore the dimensions, right? But this is not the day one technique, right? For this I will tell you, I'm going to tell you how to think. When you will start thinking about the answer writing, when you will frame the answer writing by a thoughtful mean, जब आप लाइक थॉट से सोचोगे, विचार से सोचोगे, तो आप फिर कायदे से फ्रेम कर पाओगे आंसर को। अगर आप सोचना बंद कर दोगे, अगर आप सोचोगे नहीं, तो फिर आपको फिर करने में कठिनाई होगी, और फिर जो माइंड है वो ट्रेंड नहीं हो पाएगा। लाइक आप जाओगे फिर वही लेमन आंसर्स लिखना शुरू कर दोगे, वहां पे मतलब 4 किताबें बताओगे और बड़ा बड़ा लिखोगे, स्पेसियस चीजें, लैंग्वेज को कवर करोगे। लाइक मेंस इज नॉट अबाउट राइटिंग बिग बिग सेंटेंसेस, मेंस इज अबाउट राइटिंग स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस एंड मोर डायमेंशंस। एग्जामिनर को बताना है कि आप डिफरेंट डायमेंशन में सोच सकते हो, आप वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हो जहां आवश्यकता है, कि जहां दिखे कि यू आर अ बडिंग सिविल सर्विस एस्पायरेंट, एंड जो तुम्हारा एप्टीट्यूड है वो एक कूप मंडूक वाला नहीं है। आप बहुत दिशाओं में सोचने की क्षमता रखते हो, आपको उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। जो आपकी ड्राफ्टिंग है, जो आपकी राइटिंग स्किल है, वो आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे जो कॉन्शियस माइंड है दैट इज लाइक कैश मेमोरी, वट एवर यू आर लर्निंग, मतलब यू कैन वोमिट एट द वेरी सेम मोमेंट। आप जाओगे और आप बता दोगे उन्हें कि भाई ये है, ये चीज़ें हैं, हम तो ऐसे करते हैं, तो आप मतलब तुरंत उसे वोमिट कर दोगे। बट दैट डजंट, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। बट द अनकॉन्शियस, द ट्रेनिंग ऑफ अनकॉन्शियस इज डिफिकल्ट, एंड इन द एग्जाम द मोर रोल इज बीइंग प्लेड बाय अनकॉन्शियस। जो आपकी चेतना ने ग्रहण कर लिया है, जो आपके जेनेटिक्स में जा रहा है, धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी में आ रहा है, वो निकल के आता है। लाइक 1-2 साल 3 साल आपको इसी जर्नी में लग जाएंगे कि क्या हम वाकई आंसर लिखने लायक नहीं है, क्या हमारे आंसर्स उस क्वालिटी के हैं जो अच्छे मार्क्स ग्रैब करें। लाइक फ्रॉम द 8 मार्क, इट्स लाइक मतलब इट्स अ बैटल टू गेट द 4 मार्क्स ऑल्सो। लाइक 4 मार्क्स भी उससे ग्रैब करना इज लाइक अ बैटल। I will tell you how to score good. I will tell you how to score 4 or 5 marks in 8 marks question, or like 6 or 7 marks in a 12 marker question. This requires the way. This requires a technique. This requires a thought, right? So it doesn't require a race and too many questions. We should work on the quality. Like जब आप एक आंसर लिखते हो उसमें कितनी कमियां हो सकती हैं? 15 कमियां हो सकती हैं, 20 कमियां हो सकती हैं, राइट? तो 15-20 आंसर्स में जब आप रिफॉर्म करना शुरू करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 40 आंसर लोगे, 30 आंसर लोगे जो आप अपनी कमियों को दूर करोगे, है ना। पहले एक कमी दूर होगी, फिर दूसरी कमी दूर होगी, राइट, फिर तीसरी कमी दूर होगी, है ना। आप सीखोगे कब अंडरलाइन करना है, कब कौन सा एग्जांपल रखना है, कब कैसे इलस्ट्रेट करना है, कब डायग्राम इंसर्ट करना है, कब क्वालिटी एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, कब रिपोर्ट्स बतानी है ना। इन एलिमेंट्स को जब आप रखना सीख जाओगे, ऑर्डरली फैशन में लाना सीख जाओगे, तब आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी एनरिच हो जाएगी। एंड दिस इज द पर्पज. This is the purpose of this class, to tell you how to write enrich answers. In the subsequent classes, I will tell you by many examples कि कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, कैसे क्वेश्चन के कीवर्ड्स जो दे रखे हैं उन कीवर्ड्स की कैसे एनालिसिस करते हैं, उन कीवर्ड्स को कैसे जानना है ना। वी विल टेक अ फ्यू कीवर्ड्स फॉर टुडे ऑल्सो, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करने पे, जिनको हम लाइक डिमांड ऑफ क्वेश्चन, लाइक आपको अगर क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द बेस्ट आंसर इज द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो सबसे अच्छा उत्तर है, जो क्वेश्चन का उत्तर है। जब आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पाओगे, जब आप क्वेश्चन को जान जाओगे, तभी आप बता पाओगे कि क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, राइट। We can take another example, like let's take भारतीय समाज और वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। Discuss the impact of globalization on the Indian society. So here the keyword is discuss, right? Here he was just asked for the introduction, like
एंड हियर द कीवर्ड इज डिस्कस. व्हेन इट कम्स अबाउट डिस्कशन, जब आप डिस्कशन करने बैठते हो, बड़ा सिंपल है, बहुत आसानी से सोचना है कि जब आप 2 लोग 3 लोग 4 लोग डिस्कशन करने बैठते हो तो कोई काउंटर ओपिनियन देता है, कोई ओपिनियन देता है, किसी का ओपिनियन ए बी सी डिफरेंट टाइप के ओपिनियन देते हैं. वो उस डिस्कशन के बाद एक निचोड़ निकल के आता है. उस निचोड़ के आधार पे आप एक सामूहिक निर्णय या फिर कभी कभी कंसेंसस बनता है, कभी कभी कंसेंसस नहीं बनता है, कभी ओपन एंडेड डिस्कशन रह जाता है, कभी वो डिस्कशन क्लोज हो जाता है. तो द डिस्कशन इज सेम. Discussion is the same thing that go with the dictionary meaning and you will find the exact thing, right? Discuss the चर्चा करना, right? Like चाय पर चर्चा बैठ जाते हैं ना लोग, चलता था ना प्रोग्राम हमारे प्राइम मिनिस्टर का, चाय पर चर्चा कीजिए, राइट? तो वो चर्चा का मीनिंग यही है कि लाइक आप दूसरों के ओपिनियन के प्रति एडमिसिव हो रहे हो, आप हर पक्ष को रख रहे हो कि इसका ये पक्ष हो सकता है, इसका ये पक्ष हो सकता है. लाइक जैसे भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा करनी है, राइट? तो इंडियन सोसाइटी आप पहले से ही जानते हो, कल ऐसे क्लास में भी आई वाज डिस्कसिंग, नाउ आई विल टेल यू मोर. लाइक इंडियन सोसाइटी इज वेरी मल्टीफेरियस. यहाँ लिंग्विस्टिक, एथनिक, राइट, रेशियल एंड मेनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर. लाइक आपको मतलब हर चीज में डाइवर्सिटी, लाइक फूड में है ना, पहनावे में है ना, रहन सहन में, हैबिटेट्स में है ना. कहीं जंगलों में भी लोग रह रहे हैं संताल्स लाइक है ना, कहीं हैबिटेट अलग टाइप के बनाए जा रहे हैं, कहीं हैबिटेट अलग टाइप के बना रहे हैं. कभी कहीं यहाँ पे जैसे नोएडा में कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, है ना. इन रेस्ट ऑफ द यूपी हैबिटेट्स आर लाइक सिंगल फ्लोर हाउसेज, है ना, जो गाँव में नगला होते हैं, इस टाइप के हैबिटेट है. तो यू विल फाइंड डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग. सो इंडियन सोसाइटी इज वेरी डाइवर्स. एंड व्हेन ग्लोबलाइजेशन कम्स, लाइक वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सचेंज ऑफ कल्चर, टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ थॉट, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ड्यू टू द ट्रेड, ड्यू टू द रूट्स, ड्यू टू द माइग्रेशन, लाइक जो वहां से आ रही हैं चीजें, उनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी चर्चा करनी है. जब हम इसकी चर्चा करने उतरेंगे ना, तो डिस्कस का मीनिंग होता है कि वी विल टेल द नेगेटिव्स, वी विल टेल द पॉजिटिव्स, है ना, देन वी विल समराइज कि ये जो इम्पैक्ट्स हुए, इनसे ये चेंजेस हुए, बट स्टिल द करेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज स्टिल वी आर कैरिंग द इंडिक थीम्स. अभी भी हमारे अंदर भारतीयता जिंदा है, कितना भी वैश्वीकरण हो गया हो, राइट? तो आप उसके तरीके बताओगे, लाइक इसमें नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स एंड फिर कुछ ऐसी चीजें बताओगे कि हाउ ग्लोबलाइजेशन आल्सो अफेक्टेड पॉजिटिवली लाइक द इंडियन सोसाइटी. सो अब जब बताओगे तो भारतीय समाज में, मतलब आप बताओगे तो इसके सोशल, है ना, और तुम्हारे इकोनॉमिक इंपैक्ट बताओगे आप इसके, है ना, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हुए हैं. एक डायमेंशन आप ये वाली अप्रोच को ले सकते हो. दूसरी आप ऐसे लग सकते हो जो समाज है, समाज के अंगों पे उतरा हुआ आप, है ना, जैसे गवर्नेंस में क्या चेंज आए हैं, है ना, सोसाइटी में पर्सनल लेवल पे क्या चेंजेस आए हैं, राइट, इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं. दिस इज वन अदर सीरीज ऑफ डायमेंशन, राइट. सो डिफरेंट सीरीज ऑफ डायमेंशन यू कैन ओपन. लाइक यहाँ पे हम उनके जो पैरामीटर्स हैं, वो सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और लाइक एनवायरमेंटल और लीगल क्या चीजें चेंजेस आ रही हैं. जैसे हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन, ग्लोबल आर्बिट्रेशन होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे ग्लोबल आर्बिट्रेशन, राइट. तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना. सोशली बहुत सारी चेंजेस आए हैं, जैसे लाइक द ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज ब्रेक हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज ब्रेक हो गई हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं. और न्यूक्लियर फैमिलीज से भी अब ऐसा आ गया कि प्राइवेसी मांगने लगे हैं लोग, है ना. आर्टिकल 21, है ना, पुट्टासामी जजमेंट, पीपल कोर्ट, लाइक इवन स्मॉल चाइल्ड, जो घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी. सो दिस इज वन मोर इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. वैश्वीकरण का ही प्रभाव है. लाइक यूरोप अपना प्राइवेसी का अलग लॉ बनाता है, अमेरिका अपना प्राइवेसी का अलग लॉ बनाता है, डेटा प्राइवेसी. लाइक एक जब से ये वर्चुअल दुनिया शुरू हुई है, जब से एक आभासी दुनिया शुरू हुई है, मेटावर्ल्ड शुरू हुआ है, तो लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बड़ा कंसर्न हो गए हैं, राइट. तो वो एक देखो, न्यूक्लियर फैमिली से भी ब्रेक हो रहा है. कहाँ जॉइंट फैमिली ब्रेक हुई, जहाँ सब कुछ एक जगह होता था, लाइक सबका खाना एक जगह होता था, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली बन गई, लाइक माँ बाप बच्चे, बस दैट्स इट, मैं कोई मतलब नहीं है. तो उसके बाद अब वो भी ब्रेक हो रहा है. बच्चे अपना स्पेस अलग मांग रहे हैं कि हमको भाई घर में भी हमारा कमरा अलग होना चाहिए, और कमरे में भी भाई हमारा फोन अलग होना चाहिए, फोन में हमारी चीजें अलग होनी चाहिए, और नो वन शुड डिग इनटू दैट, कोई उसमें झांके ना. तो दिस इज वन इम्पैक्ट. लाइक ऐसे करके आप मतलब लाइक वैश्वीकरण को निकाल के लाओगे डिफरेंट एंगल्स में. लाइक एनवायरमेंटल, पहले एक जमाना आया जैसे हम वैदिक एज में हम पूजा करते थे, लाइक वृक्षों को पूज रहे हैं, पानी की केयर कर रहे हैं, नदियों को पूजा कर रहे हैं, लाइक फिर उसके बाद हमने एक्सप्लॉइटेशन कर दिया रिसोर्सेज का. बट अब ग्लोबल मूवमेंट चल रहे हैं, कोप 28 हुआ, कोप 29 हुआ, है ना, और CBD है, जो यूनाइटेड नेशंस के जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे हम अवॉइड कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं हम उनको अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं. तो ऑल दिस इज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, राइट. बट नेगेटिव इंपैक्ट भी आया है. हमने ई वेस्ट जनरेट करना शुरू कर दिया है बहुत सारा, है ना. हमने वेस्ट मतलब कंज्यूमरिज्म इतना बढ़ा दिया कि भाई कुछ खाया तो खाया, फेंक दिया. हम डोमिनोज जा रहे हैं, वी डू नॉट केयर अबाउट द वेस्ट.
we just eat and come at home, right? आगे घर अपना बस छुट्टी. So these how we people can open the dimensions, and here you can open the dimension on the like institutional level, personal level, society, like on a broad scale. You have to you need to, you can also focus about services like healthcare में क्या changes आए है ना, eatings में क्या क्या changes आए. तो that is how you have to construct your answers in multifarious way and multi-dimensional approach, and ample amount of examples should be there. Yeah, I will suggest you go and read the newspaper daily. एक मेगा एक्सेल शीट, इफ यू ऑल आर डिजिटल फ्रेंडली, अगर आपको चीज़ें करते हो आप डिजिटली, नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं है, एक नोटबुक लीजिए और उसमें सिलेबस को नोट कीजिए, और सिलेबस को नोट करके कॉलम में नोट कीजिए सिलेबस को, और थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते रहिए. और मेंस के पीरियड में जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, वॉट एवर न्यूज़पेपर यू फॉलो, लाइक हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, लाइक हिंदी में फिर जनसत्ता फॉलो करते हो आप, या भास्कर फॉलो करते हो, जागरण फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो कर लो, सब कुछ हर न्यूज़पेपर में आपको इनफ ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आपके मेंस में काम आने वाले हैं. ठीक है, तो जब भी आप पूरे सिलेबस को मैप कर लो, डेली जब आप न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे 20 मिनट पढ़ो, 25 मिनट पढ़ो, इवन 20 मिनट 10 मिनट का भी न्यूज़पेपर आपको एग्जाम्पल देके छोड़ के चला जाएगा. लाइक जैसे अभी इस समय सारे न्यूज़पेपर में हाइप है, जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील चल रहा है, यूएस इज इम्पोजिंग टैरिफ्स ओवर अस, राइट. तो आप इसको मतलब ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इंपैक्ट बता सकते हो कि लाइक इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो उसका डायमेंशन खुल गया, वो ग्लोबली खुल गई. जब वो ग्लोबली ओपन हो गई तो भाई अब दूसरे देश भी हमारे ट्रेड का वो बेनिफिट लेने लगे कि भाई अगर हमें तुम्हें अगर हमारे साथ ट्रेड करना है तो भाई डेफिनेटली तुमको टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा, टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा तो उसका इंपैक्ट हमारी एमएसएमईज पे आएगा, हमारी सोसाइटी पर आएगा, है ना. तो वी विल सफर, वी मे सफर, लाइक ऑल्दो इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू नेगोशिएट द एग्रीमेंट, हम ट्राई कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी एक विन विन कंडीशन वाली डील आ जाए, बट थिंग्स आर ग्लोबल, पीपल आर सर्चिंग इंटरेस्ट, ग्लोबल पावर्स आर बीइंग मोर कंसोलिडेटेड. वो चाहती हैं कि हम ऐसे कंसोलिडेट हो जाएं कि हम फिर अपनी चीज़ों को दोबारा से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना. तो वो वाली चीज़ चल रही है, तो अब वसुधैव कुटुंबकम से उसका टकराव हो रहा है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोड द करंट अफेयर्स इनटू अवर आंसर्स. एंड इसके लिए आपको करंट अफेयर के रट्टे लगाने की, या फिर बहुत मोटा मोटा 500-500 पेज का करंट अफेयर या 100-200 पेज की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई. भाई जब बीमारी होती है ना तो एक इंजेक्शन से काम बनता है. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, आपके पास 4 या 5 अच्छे एग्जांपल्स या अच्छा डेटा या अच्छी रिपोर्ट्स हैं, तो दैट इज इनफ टू फेच द मार्क्स, राइट. So these are the things you have to consider. So here this is I guess this is the beginning, and we will further talk about the directives. In the next class I will talk about the directives like the explain, discuss, describe, है ना, critically analyze, explain again, like that. I will tell you how to frame the answers. These are some questions I have discussed, and in the upcoming classes I will take many examples. I will told you how to think about the questions, how to frame the questions. I will more focus on that intro, body and conclusion. जो framing है इस पे हम फोकस करेंगे कि अच्छा इंट्रो कैसे लिखा जाए, अच्छा बॉडी पार्ट कैसा लिखा जाए, अच्छा कंक्लूजन कैसा लिखा जाए. उसके बेसिस पे आई विल टेल यू कि वहां पे कहां पे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की करना आसान है ना. जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है ना. तो इसका जब मैं इंट्रो लिखूंगा तो आई विल टेल कि महासागरों से मैं क्या वो कर रहा हूं, लाइक ड्रॉ कर रहा हूं, उसके मैं कुछ फिगर्स दूंगा, या मैं यूएन क्लॉज की बात करूंगा, या फिर मैं इंडिया का जो समुद्रयान मिशन है उसकी मैं बात करूंगा, है ना. तो वहां से मैं अपना इंट्रो शुरू करूंगा. लाइक आई विल ट्राई टू मेक माई इंट्रो अट्रैक्टिव, लाइक द एग्जामिनर इज गेटिंग डीप इनटू द क्वेश्चन बाय द इंट्रो ओनली. वो उसे जब इंट्रो पढ़ेगा तभी वो बाकी क्वेश्चन को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा. तो आई विल टेल यू द हाउ टू फ्रेम द इंट्रो, हाउ टू फ्रेम द बॉडी, एंड हाउ टू राइट डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. लाइक वंस यू विल लर्न, देन योर माइंड विल ऑटोमेटिकली जंप ऑन द थिंग कि ये क्वेश्चन है तो इसमें इंट्रो इस टाइप का लिखना चाहिए, ये क्वेश्चन है तो इंट्रो मुझे ऐसे फ्रेम करना चाहिए. सिमिलरली व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द बॉडी पार्ट, हम बताएंगे उसमें कि आपको कैसे बॉडी फ्रेम करना है, कैसे बॉडी में जानना है आपको, कैसे बॉडी में डायमेंशन ओपन करनी है, कहाँ डायग्राम देना है, कहाँ मैप की जरूरत है. लाइक जैसे अगर यही क्वेश्चन अगर इंडियन ओशियन के रेफरेंस में पूछा जाता तो डेफिनेटली मुझे इंडियन पेनिनसुला को ड्रॉ करना पड़ता, उसके दोनों तरफ एक तरफ अरबियन सी और एक तरफ बे ऑफ बंगाल को बताना पड़ता, और फिर मुझे बताना पड़ता कहाँ मेरे रिसोर्सेज है, लाइक केजी बेसिन है या फिर गुजरात वाला बेसिन है, वो मुझे बताना पड़ता कि कहाँ बेसिन है और कहाँ मेरे रिसोर्सेज है, कहाँ मेरे जो मैग्नीज ऑक्साइड जो पीएमएन होते हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, वो कहाँ मिलेंगे इसमें, कहाँ मेरे कोरल्स हैं, है ना. ऐसे करके मुझे वहां बताना पड़ता. तो
आई हैव टू नो कि कहाँ मुझे मैप इंसर्ट करना है, कहाँ मुझे डायमेंशंस ओपन करनी है, कहाँ मुझे बताना है कि इस डायमेंशन में पढ़ने से ये फायदा, ये बेनिफिट होंगे, कहाँ मुझे टेबल इंसर्ट करनी है। कभी कभी ऐसा होता है आप लिखते हो पैराग्राफ में, जरूरत होती है टेबल की, है ना, तो वहां आप गलती कर देते हो, वहां फिर मार्क्स कम रह जाते हैं। तो आई विल टेल यू द एलिमेंट्स ऑफ बॉडी, है ना, एंड दैट इज एंड इन द सिमिलर फैशन आई विल टेल यू हाउ टू राइट द कंक्लूजन। एंड एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट टर्मिनेट दिस डिस्कशन for the next class, and just keep writing. And one assignment I have given you, the to just find the previous year papers and try to analyze the syllabus, try to map the syllabus with the previous year papers, and in that way you will get some you will get more input from whatever I am saying, right? And you will be able to more focus, you will be able to get more benefit of my classes. Just complete this assignment, just do not do anything, just take the syllabus, take the previous year papers, and try to find the mapping. Take the pen, just draw like just rough lines, and once you will be able to find the mapping, then the task will be very easy, right? Thank you so much, and let's continue in the next class, right?